कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री ने डुमरी में 800 करोड़ रुपए के 188 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा राज्य के उत्कृष्ट विद्यालय निजी स्कूलों से भी बनेंगे बेहतर। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री ने किसानों और सखी दीदियों के बीच बांटी परिसंपत्ति, अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सखी दीदियों से आत्मनिर्भर बनने की अपील। और रांची में पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में पुलिस के वरीय अधिकारियों की हुई बैठक। क्राइम कंट्रोल और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए चर्चा भी हुई। दलों के नेताओं के साथ ये बैठक चल रही है। बैठक में सभी दलों के साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। सत्र के दौरान सदन के प्रस्तावित विधायी कामकाज की जानकारी दी जा रही है। दरअसल सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से तमाम दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी राय भी ली जाती है। इस बैठक में विपक्षी दलों की ओर से भी अपने अपने मुद्दों के बारे में सरकार को बताया जाता है, जिन पर वो सदन में चर्चा कराना चाहते हैं। इससे पहले संसद के बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की भी बैठक हुई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव और उसके पहले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी अपने दम पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। विपक्षी एकता के नाम पर उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि हरियाणा और पंजाब में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर वो चुनावी मैदान में उतरेगी। मायावती ने बुधवार को मीडिया को संबोधित किया और कहा कि विपक्षी दल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने जैसी जातिवादी और पूंजीवादी ताकतों के साथ गठबंधन कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले के डुमरी में आज 800 करोड़ रुपए के 188 जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डुमरी में भी उत्कृष्ट विद्यालय तैयार है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के उत्कृष्ट विद्यालय निजी विद्यालयों से भी बेहतर होंगे। गिरिडीह के एसएसकेबी हाई स्कूल के मैदान में योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के कार्य को याद करते हुए जनता से स्वर्गीय महतो की धर्मपत्नी बेबी देवी को जिताने की अपील की। देश में पहला ये राज है कोरोना के समय में जहां अपने मजदूरों को, अपने भाई बहनों को हम अलग अलग राज्यों से और देश से बाहर से भी लोगों को लाने का काम कर रहे थे। एक ऐसा नेता हम लोग के इस मंच पर नहीं है। जो नेता यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी, यहां के झारखंड के लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता था। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव-गांव में विकास का काम करने के लिए सरकार आपके द्वार पर खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों, सभी विधवाओं और विकलांगों को पेंशन देने का काम किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने डुमरी में भी नेतरहाट की तर्ज पर बड़ा स्कूल खोलने की बात कही। 725 करोड़ रुपया के हिसाब
से लगभग 160 योजनाओं का यहाँ शिलान्यास हो रहा है और 68 करोड़ से लगभग 28 योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। और यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री बेबी देवी ने कहा कि वे अपने पति स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के अधूरे कार्य को पूरा करेंगी। जितना अधूरा काम है सब पूरा करबे हम ओकर, और मंत्री जी के सपना आज पूरा है रहल है अपना। और डुमरी में अनुमंडल बनल है, और जिला वाला बने खातिर हमें हमर पर हते, हम करबे, अपन कोशिश करबे हम। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, विधायक सरफराज अहमद और विधायक विनोद सिंह भी मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज कांके रोड स्थित राजभवन अंतर्गत मदरा मुंडा राजकीय अतिथिशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां की सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इसके बेहतर रखरखाव को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। शिष्टमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से भेंट कर आदिवासियों की खतियानी जमीन का सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर कथित तौर पर अवैध तरीके से हो रही बिक्री के संदर्भ में ज्ञापन समर्पित किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ में किसानों और सखी मंडल की दीदियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। पाकुड़ में सामुदायिक निवेश निधि की राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किसानों और सखी दीदियों से बेहतर कार्य कर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान द्वारा उपजाए गए पटसन को बेहतर बनाने के लिए उनके बीज पाउडर का वितरण भी किया गया है और इस पाउडर से पटसन में मजबूती आएगी। तो पहला तो मेरा एक मंत्री होने के नाते यही है कि गांव के लोगों को कैसे खुशहाली लाया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारे पाकुड़ जो क्षेत्र है, एक नहीं अनेक तरह का फसल यहाँ पर उपजाया जाता है। और यहाँ पाट जो है, यहाँ के लोग पटुआ कहते हैं, पाट जो है ये काफी जगह पर लगता है और लोग उसी को ही निर्भर करके अपना जीवन यापन करते हैं। वितरण समारोह के बाद मंत्री आलमगीर आलम ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और चल रही योजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को जलापूर्ति योजना कार्य में तेजी लाने और ड्राई जोन इलाकों में विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। हम लोगों ने एक निर्णय लिए थे कि हमारा यहाँ जो पट का खेती बहुत ज्यादा होता है, और इससे किसानों को पहले चिन्हित किया गया, फिर इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता भेजा गया और एक सेमिनार बनाया गया किए थे हम लोग, और इसमें बाहर से भी लोग आए थे, बंगाल से लेकर बहुत सारे लोग आए थे। उस समय हम लोगों ने सुनिश्चित किए थे कि जैसे इसके तहत हम यहाँ पर पटुआ खेती, पाट खेती करने वाले लोगों को, किसानों को बढ़ावा देने की काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने परिसदन में स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। पिछले दिनों पटना में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना के लिए भाजपा द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। इस जांच समिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को संयोजक बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल और विष्णु दयाल राम भी शामिल थे। शनिवार को इस मामले को लेकर जांच के लिए ये टीम पटना पहुंची थी। इस दौरान टीम ने 13 जुलाई को पुलिस कार्रवाई में घायल हुए और अस्पतालों में उपचार करा रहे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने 13 जुलाई को पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी।
वन विभाग और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रांची में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन झारखंड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा। इस दौरान उन्होंने नवनिर्माण की ओर अग्रसर पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को रोकने के लिए विजन 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इसमें टास्क फोर्स की भूमिका अहम होगी। Jharkhand with 26% of the total tribal population, where there are challenges of malnutrition, displacement, health, and multidimensional poverty. All these things have to be taken into account, and I am happy to note that Jharkhand has woken up to this challenge. And it's en route to a socially inclusive, equitable and welfare-centered governance roadmap, ensuring no one is left behind, even at the last minute. झारखंड में लगातार बढ़ रहे अपराध और उससे बढ़ रही परेशानी को दूर करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में गृह सचिव अविनाश कुमार भी शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए गृह सचिव ने बताया कि बढ़ते अपराध से राज्य सरकार खास तौर पर चिंतित है। उन्होंने कहा कि अपराध पर नकेल कसने के लिए जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है। बैठक में जेल से संचालित हो रहे अपराधों के प्रति भी चिंता व्यक्त करते हुए उस पर तत्काल लगाम लगाने के लिए रणनीति भी तैयार की गई। शहरी इलाकों में कल तक किराए के मकान में रहने वाले गरीब लोगों का अपने घर का सपना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से पूरा हो रहा है। रांची के मेहनतकश गरीबों के लिए ये अब आत्मसम्मान और सुकून का प्रतीक बन गया है। राजधानी रांची के पश्चिम में अवस्थित बनहोरा में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की मॉडल कॉलोनी है। ये कॉलोनी 180 लोगों को आवास मुहैया करा रही है। अपना आशियाना होने का सपना पूरा होने पर लाभुकों की खुशी देखते ही बन रही है। किराए के मकान के किचकिच से छुटकारा पाकर ये सभी प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत गर्व होता है कि चलो अपना आज मकान है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ ये रेंटर है। आज हम अपना गर्व से, बच्चे लोग भी अपना हक से अधिकार से रहती है। इसलिए पीएम आवास के तहत से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। मोजा मार्केट जनक नगर में रहते थे, उसके बाद फिर हम लोग को घर मिला तो यहाँ आए और यहाँ रह के बहुत अच्छा लगता है। बच्चा लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ थोड़ा सा बच्चा लोग का आने जाने स्कूल सब ये सब दूर है, थोड़ा दिक्कत होता है थोड़ा। बनहोरा में बनी ये मॉडल कॉलोनी सभी शहरी सुविधाओं से लैस है। कॉलोनी में कुल 9 ब्लॉक हैं, जिनके नाम लिली, ट्यूलिप, डालिया, गुलमोहर, गुलाब, जैस्मीन जैसे विभिन्न फूलों के नाम पर रखे गए हैं। अधिकांश घरों में लोग रहना भी प्रारंभ कर चुके हैं। इन लोगों की माने तो अपनी छत का इनका सपना प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया है। अच्छा हो रहा है। रेंट से यहाँ आज वहाँ उससे हम बच रहे हैं। आज यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो खाली करके वहाँ जाओ, कल वहाँ कोई प्रॉब्लम तो खाली करके वहाँ जाओ। उस समस्या से हम आजाद हैं। अपना एक छत हुआ है, नहीं हुआ है सोने, उसमें हम बहुत खुश है कि हमको अपना घर हुआ। अभी अपना घर मिल गया, ठीक है, भला है। जब चाबी मिला तो हम लोग पहले आ गए। हाँ, वहाँ बहुत तकलीफ था किराया घर में, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा रहने के लिए तो ठीक है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना शहरी आवास योजना ने मेहनतकश गरीबों को न केवल किराए के मकान से छुटकारा दिलाया है, बल्कि सम्मान और सुकून से जीने की राह भी दिखाई है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। एशियाई विकास बैंक की जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.4% वृद्धि का अनुमान है। जब विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं कोविड महामारी का झटका झेल रही हैं, उस समय भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। अब अगले 2 वर्षों में भी भारत अपनी यही गति जारी रखेगा।
ये दावा किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट में। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नाम की इस रिपोर्ट में भारत की विकास दर के अनुमान को चालू वित्त वर्ष के लिए 6.4% पर बरकरार रखा गया है। वहीं आगामी वित्त वर्ष के लिए एडीबी ने भारत की विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी ने अप्रैल में जारी अपनी रिपोर्ट में भी चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यही अनुमान लगाया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजबूत मांग के चलते भारत की अर्थव्यवस्था में ये तेजी बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में महंगाई दर में गिरावट जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई दर कोविड महामारी से पहले के स्तर को छू सकती है। एडीबी के मुताबिक विकासशील देशों में महंगाई दर 3.6% रहने का अनुमान है, जबकि साल 2024 में महंगाई दर 3.4% रह सकती है। बीते वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.2% रही थी। एडीबी के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक एशिया और प्रशांत क्षेत्र तेजी से महामारी से उबर रहे हैं। वहीं घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां भी ग्रोथ में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे आर्थिक सुधार भी विकास दर को तेजी देने में अहम साबित हो रहे हैं। इन सब कारकों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी रांची के इरबा में एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 40 बच्चे घायल हो गए। इनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार स्कूल बस के ब्रेक फेल होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। बच्चों के अभिभावक भी अस्पताल पहुंच गए और फिर उन्होंने अपनी नाराजगी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जताई। अभिभावकों ने राज्य सरकार से मांग की है कि स्कूली बसों के लिए जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाए। पाकुड़ में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत डोभा निर्माण के नाम पर अनियमितता का मामला सामने आया है। इस मामले में सरकारी राशि की लूट में शामिल 4 लोगों के खिलाफ बीडीओ ने महेशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन 4 लोगों में पलसा पंचायत की तनुजा खातून, तस्लीमा खातून, रोजगार सेवक मनोज किस्को और पंचायत सचिव सूर्यदेव टुड्डू का नाम शामिल है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पलसा पंचायत में मनरेगा के तहत सिंचाई कूप डोभा निर्माण के काम के दौरान अधिक निकासी की शिकायत दर्ज की गई थी। इसकी जांच उप समाहर्ता शशि संदीप सोरेन से कराई गई। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज समाहरणालय स्थित जिला स्थापना सामान्य शाखा शस्त्र शाखा का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने जिला सामान्य शाखा में कार्यरत कर्मी से कार्य संबंधित और उनके उत्तरदायित्व के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्हें तय समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण में शामिल होने को कहा ताकि वो अपना कार्य कर सकें। उपायुक्त ने जिला सामान्य शाखा के आगत एवं निर्गत पंजी और अन्य सभी पंजियों का अवलोकन करते हुए संचिका संधारण को भी देखा और इस संबंध में अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए। भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, तो इन्हीं सब विषयों की रूपरेखा तैयार करने के दृष्टिकोण से स्थापना शाखा का निरीक्षण किया गया था और जितने भी मामले लंबित हैं, सेवा संतुष्टि, एसीपी, एमएसीपी, प्रमोशन इत्यादि, इन सभी को आज निपटाया। राज्य भर में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन कार्य किया जाएगा। इसी के तहत जामताड़ा जिले के विभिन्न प्रखंडों में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन करेंगे। नारायणपुर प्रखंड के सभागार में प्रशिक्षण शिविर में सभी बीएलओ को आवश्यक जानकारियां भी दी गई। हजारीबाग के कटकम सांडी प्रखंड स्थित खुटरा के युवक सद्दाम आलम की होलैंड की महिला बरबरा प्लाट के साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई। इसके बाद महिला पर्यटक के रूप में दिल्ली होते हुए हजारीबाग पहुंची। वो शहर के कैनरी हिल होटल में रुकी और वहां से सद्दाम के घर खुटरा पहुंची। अब बरबरा प्लाट की वीजा की अवधि भी समाप्त हो गई है। इस संबंध में पेलावल थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि महिला हॉलैंड से टूरिस्ट के रूप में भारत आई थी। उसके बाद वो हजारीबाग पहुंच गई। युवक के साथ उसके क्या संबंध है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।
फिर मैंने लाइव आता था तो देखती थी, जैसे मैं लाइव पे बैठता था उसको अच्छा नहीं लगता था, सोचता इतना मतलब बंदे के पास इतना टाइम कैसे है। नाम आनिया पुलाक है और मेरी जो वाइफ है, मैं वाइफ ही बोलूँगा, मैं उसे वाइफ जैसा प्यार करता हूँ, तो उसका नाम बारबरा पुलाक है। कहा जाए तो हर चीज़ का सपोर्ट करती है, मेरे एजुकेशन से लेके हर तरह का, जिस चीज़ का अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उससे बताता हूँ, तो मुझे बिल्कुल बेझिझक सपोर्ट करती है। Good vegetables, very good fruities, fantastic, very sweet. India, beautiful country, beautiful place, fantastic. और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। गढ़वा जिला में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन कार्य कराया जाएगा। सभी बीएलओ घर जा जाकर इस कार्य को पूरा करेंगी। जिले के उपायुक्त ने ट्विटर में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना छूटे और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएं, इसी कारण ये व्यवस्था की गई है। साहिबगंज में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। बाढ़ से निपटने के लिए उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने रांची में सफाई कर्मियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के समय से नहीं पहुंचने पर उन्हें फटकार भी लगाई। जमशेदपुर में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे। खुंटी के कर्रा में बांझ कहने का विरोध करने पर पिछले दिनों दंपत्ति की लाठी डंडे से पिटाई की गई थी, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से घायल पत्नी का इलाज रिम्स में चल रहा था। रिम्स से डिस्चार्ज कराकर घर ले जाने पर महिला की भी मौत हो गई। मरीज के परिजनों से अभद्रता करने वाले चिकित्सक निलंबित। खूंटी जिले के सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ अभद्रता करने वाले चिकित्सक विपिन फुलजेंस खलको को निलंबित कर दिया गया है। सरकार के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा ने निलंबन का आदेश जारी किया है। इस आदेश में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अलग से करने की बात कही गई है। गुमला जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के बेदाल गांव निवासी परमेश्वर ठाकुर और सुख थाना क्षेत्र के सखुआ चप्पन का शव बरामद किया गया है। दोनों व्यक्ति पिछले 4 दिनों से लापता थे। पुलिस के अनुसार इन दोनों व्यक्तियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। रांची के रामकुंड थाना क्षेत्र के जामचुओं के राबंगदा पहाड़ के नीचे से युवक का शव मिला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर जमशेदपुर में परिवहन विभाग फेल परमिट वाले वाहनों को जब्त कर रहा है। इसी क्रम में गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कई वाहनों को भी जब्त किया गया है। श्रद्धालुओं को ठंडक देने के लिए पानी का छिड़काव। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेले में गर्मी और उमस से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। रूट लाइन पर पानी का छिड़काव करने से श्रद्धालुओं को ठंडक और बेहतर अनुभूति मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में मानसून की सक्रियता से कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। पूर्वी सिंहभूम के गम्हरिया में कल 74.7 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 22 जुलाई तक यही सिलसिला जारी रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 26.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के दिव्यांग खिलाड़ी भी देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। वॉलीबॉल और थ्रोबॉल में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने के बाद झारखंड के
5 खिलाड़ी थ्रो बॉल का अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने मलेशिया जाने वाले हैं। के क्षेत्र में झारखंड के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहराया है। क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी हो या दूसरे कई खेल, खिलाड़ियों ने झारखंड का मान बढ़ाया है। और तो और इस मामले में प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। इसी साल फरवरी में नेपाल में थ्रो बॉल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल भी जीता था। अब ये खिलाड़ी 29 जुलाई से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए मलेशिया जा रहे हैं, जहां से इनका इरादा सोना बटोर कर लौटना है। गोल्ड मेडल इस बार जो मैच खेला जा रहा है मलेशिया में, उससे गोल्ड मेडल लाने का प्रयास है और भविष्य में वर्ल्ड कप खेलने का इच्छा है, प्रयास है। गोल्ड मेडल लाने का सोचे हैं सर, और चाहेंगे कि इससे भी अच्छा हो सके तो हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में भी हम एक बार खेलने गए थे नेपाल, ये दूसरा बार हम मलेशिया खेलने गए। नेशनल तक भी गए हैं और इंटरनेशनल तक पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय टीम के कुल 12 खिलाड़ियों में केवल झारखंड के 5 खिलाड़ियों का होना काफी रोमांचित करने वाला है। टीम के वरीय खिलाड़ी और कोच मुकेश कंचन कहते हैं कि शुरुआती दौर में उनके सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन अब समाज का समर्थन और प्रोत्साहन उन्हें मिलने लगा है। इन खिलाड़ियों में वो दम था कि ये अपने भारत का नाम रोशन करना जानती थी, मेहनत करना जानती है, इसीलिए आज ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग थोड़ा सा सुविधा हम लोगों को ज्यादा मिलेगा। मुकेश कहते हैं कि देश के दिव्यांग जनों के लिए हर्ष का विषय है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने उनकी सुध ली और पहली बार उनके लिए एक पृथक मंत्रालय का गठन भी किया। हालांकि वे दिव्यांगों के प्रति राज्य सरकार के उदासीन रवैये को लेकर थोड़े मायूस भी जरूर दिखते हैं। देश में अलग मंत्रालय बनाया गया तो निश्चित तौर में सभी दिव्यांगजन, सिर्फ खिलाड़ी ने, राज्य और देश के तमाम दिव्यांगजन में एक उत्साह था कि शायद हम लोगों के लिए अलग मंत्रालय है, इसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी, अलग सुविधाएं हम लोगों को मिलेगी। पर जब ये नदी बह के जब झारखंड में आती है तो ये ध्वस्त हो जाता है। पिछले 28 महीने से राज्य निशक्ता आयोग का गठन नहीं किया गया। कहते हैं कि तन की शक्ति से भी बड़ी मन की शक्ति होती है। झारखंड के दिव्यांग खिलाड़ियों के हौसले कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री ने डुमरी में 800 करोड़ रुपए की 188 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन, कहा राज्य के उत्कृष्ट विद्यालय निजी स्कूलों से भी बनेंगे बेहतर। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री ने किसानों और सखी दीदियों के बीच बांटी परिसंपत्ति, अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, सखी दीदियों से आत्मनिर्भर बनने की अपील। और रांची में पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में पुलिस के वरीय अधिकारियों की हुई बैठक, क्राइम कंट्रोल और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश।